प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने प्रोकोगुलेंट वर्सेस एंटी कोगुलेंट की जिक्र की थी, ठीक है, और ब्लड ग्रुपिंग की डिस्कशन की थी। आज हम इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे पैथोलॉजी वाला एनीमिया से, ठीक है, क्योंकि हाँ जी इसके हम एनीमिया स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज एनीमिया। और एनीमिया फिजियो पैथो दोनों का कंबाइंड होता है, ठीक है। तो इसमें कुछ फिजियोलॉजी हम डिस्कस करेंगे और इसमें हम पैथोलॉजी भी, तो ये आप पैथो में लेके लेकिन इसका फिजियोलॉजी पार्ट, ठीक है। अनीमिया में लेके कंडीशन characterized by decreased level of hemoglobin that is called of anemia। एक्चुअली देखिए यहाँ पे पैथोलॉजी और इसके अंदर कुछ फिजियोलॉजी हम डिस्कस करेंगे अनीमिया, बट इट्स द बैक हेडिंग ऑफ पैथोलॉजी। इसके अंदर हम रिलेवेंट फिजियोलॉजी पे डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है हेपेटोलॉजी के अंदर। अनीमिया का मतलब यह है कि ये वो कंडीशन है जिसमें डिपेंडिंग अपॉन दी जेंडर ऑफ इंडिविजुअल मेल या फीमेल उसमें किस चीज की कमी हो, हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब यहाँ पे लेके नॉर्मल रेंज ऑफ एचपी, एचपी स्टैंड फॉर हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो अगर हम हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज की बात करें तो प्लीज रिमेंबर कि मेल के लिए इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो डिफरेंट होता है, वेरी करता है लैब टू लैब या बुक टू बुक। लेकिन इसके जनाब 13.5 से लेके 17.5 या कुछ लोग 16.5 ग्राम पर डेसीलीटर। ये जो डीएल है डेसीलीटर, दैट इज द यूनिट फॉर द हीमोग्लोबिन। तो मेल के अंदर जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है ये 13.5 से लेके 16.5 ग्राम होती है। फीमेल में लेके फीमेल इसमें लेके 12.5 से लेके 15.5 ग्राम पर डे। तो हीमोग्लोबिन लेवल इन अ फीमेल इज अ बिट लेस देन एज कंपेयर टू मेल। देखिए अगर मेल के अंदर हीमोग्लोबिन लेवल 13.5 से कम हो जाए या फीमेल के अंदर किससे कम हो जाए 12.5, उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, अनीमिया कहेंगे। तो जब आप फॉर एग्जांपल इस तरह घर में बैठे हो या कोई वैसे हॉस्पिटल आप लोग इनिशियली ज्वाइन करते हैं, किसी ने ब्लड टेस्ट आपको दिया कि डॉक्टर साहब मुझे क्या बनता है, तो आप उसकी एचपी लेवल पे फोकस करें। सबसे पहले ब्लड टेस्ट के अंदर एचपी देखें, अगर इसका एचपी लेवल इसके रेंजेस में है तो फिर ठीक है। लेकिन अगर फीमेल है उसकी एचपी लेवल 10 है या मेल है उसमें 9 है 8 है, तो फिर दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एनीमिया। फिर एनीमिया के कई टाइप है, कौन सी एनीमिया है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन जस्ट अ सिंपल लुक टू दी कंप्लीट ब्लड टेस्ट आइडेंटिफाइड द एनीमिया कंडीशन। इसमें ये पॉइंट याद रखें, अगर फॉर एग्जांपल एनीमिया हो जाए तो पेशेंट किस तरह का क्लिनिकल फीचर क्या होगी। देखिए आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है इट इज अ रेड पिगमेंट। खून की जो कलर है रेडनेस है किस वजह से है, हीमोग्लोबिन। अगर एनीमिया में हीमोग्लोबिन की लेवल कम हो जाए द पर्सन विल लुक लाइक पेलर, इसको क्या कहते हैं, पेलर। और ये एमसीक्यूज भी आते हैं एनएपी टेस्ट के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाट इज द इनिशियल साइन ऑफ एनीमिया इन अ पेशेंट, आंसर विल बी पेलर। बहुत से लोग आते हैं उसकी जो रंगत है वो पीली हो जाती है, हम उसको ये कहते हैं कि यार आप अपना खून टेस्ट कराए, ऐसा ना हो कि आपने खून मतलब आपने खून की कमी हो। क्योंकि जब खून की कमी हो जाती है एचपी का लेवल फॉल कर देता है, तो जो घर में हमारे बुजुर्ग लोग होते हैं वो भी उसको पिक कर देते हैं, यार अपना खून टेस्ट कराए, ऐसा ना हो कि आपने एचपी लेवल क्या हो, कम हो। दैट इज कॉल्ड ऑफ फेलर। फिर नेक्स्ट है डिस्निया, डिफिकल्टी एंड ब्रीदिंग इज कॉल्ड ऑफ डिस्निया। एचपी का काम ऑक्सीजन कैरी करना है, अगर एचपी नहीं है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी नहीं है तो डिफिकल्टी एंड ब्रीदिंग, दैट इज कॉल्ड डिस्निया एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। एसओबी स्टैंड फॉर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। और अगर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम है तो मसल को ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगी कि कम, कम मिलेगी। द पर्सन विल फील इजी फटीगेबिलिटी, पेशेंट को क्या होगा, इजी फटीगेबिलिटी। क्योंकि इजी फटीगेबिलिटी इसलिए है कि जो सप्लाई है ऑक्सीजन की वो कम है और मसल की डिमांड क्या होगी, ज्यादा होगी। तो द पर्सन विल फील इजी फटीगेबिलिटी। ब्लड सप्लाई या ऑक्सीजन सप्लाई टू द ब्रेन क्या होगी, कम, तो द पर्सन विल डेवलप डेजीनेस, क्या
बायोलॉजी के अंदर ये बात डिस्कस की थी कि लंग से ऑक्सीजन लेकर बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाना इसका काम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन नहीं है, ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी बॉडी को, ब्रेन को नहीं मिलेगी तो डेजीनेस होगी, वर्टिगो होगी, मसल को नहीं मिलेगी तो किसी वर्टिगेबिलिटी होगी, और पर्सन को सामने से हम देखेंगे तो पर्सन विल लुक पेलर। एक्चुअली ये जो बातें है ये पेशेंट बताएगा कि यार डॉक्टर साहब मैं 2-3 कदम जाता हूँ तो मेरी जो दिल की धड़कन है वो भी तेज हो जाती है, मुझे थकावट भी महसूस होती है और ऐसा लगता है कि मैं गिरने वाला हूँ, तो मतलब उसको डिजीनेस और वर्टिगो होती है। और उस पर्सन को जब हम देखते हैं उसकी जो रंगत है या कलर है वो पेलर होता है, तो हम उसके कंप्लीट ब्लड टेस्ट करते हैं और जब उसमें एचपी चेक करते हैं तो वो यूजुअली नॉर्मल से क्या होता है, कम होता है। एक्चुअली दिस पेलर इज अ साइन, ये डॉक्टर देखने से पता चलाता है और ये पेशेंट बताएगा। तो दीज आर सिम्टम बट पेलर इज साइन, ये साइन होता है। ठीक है जी, वेरी गुड। ठीक है, अगर इसका लेवल 16.5 से ज्यादा हो जाए उसको पॉलीसाइथीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीसाइथीमिया। और जब एचपी बहुत ज्यादा हो जाए तो फिर क्या होता है कि जो ब्लड की जो गाढ़ापन है वो ज्यादा हो जाता है और ब्लड की जो फ्लो है वो कम हो जाती है, तो फिर उसके अलग सिम्टम्स आ जाते हैं, वो हम अलग पढ़ेंगे। अभी हम वो कंडीशन पढ़ेंगे जिसमें एचपी का लेवल क्या हो, कम हो, उसको अनीमिया कहते हैं। पॉलीसाइथीमिया इसके बाद पढ़ेंगे जिसमें एचपी का लेवल बढ़ जाता है। क्लियर है? अब यहाँ पे आप लोगों ने एक पॉइंट याद रखना है, मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम, मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम। ठीक है, ओके। अगर इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो एनएबी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रीवियस जो एनएबी एग्जाम आया था आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, उनमें से 18 एमसीक्यूज जो है ना वो एनीमिया से, 18 मतलब 18 या 19 एमसीक्यूज जो एनीमिया से आते हैं। और एनीमिया इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लोग गलत क्यों करते हैं? क्योंकि इसके टाइप बहुत ज्यादा है और हर एक टाइप की कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो आप लोग को याद रखना है। ठीक है, अब देखिए मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम के बारे में याद रखें। दिस इज दी लैब वैल्यू, ये क्या होता है? लेबोरेटरी वैल्यू या लैब वैल्यू on the basis of which we can classify anemia। एक्चुअली अनीमिया की जो टाइप है वो हम किस वैल्यू पे करते हैं? एमसीवी। और ये एमसीवी हमें लेबोरेटरी वाले बताएंगे कि जब हम किसी को कहते हैं ना कि ब्लड टेस्ट करा के आए तो उसमें वो एचबी बताएगा और एमसीवी भी बताएगा। तो एमसीवी की वैल्यू को देखकर हम पता चलाएंगे कि इसकी अनीमिया कौन सी टाइप है। क्लियर है? तो वो कौन सी लेबोरेटरी वैल्यू है जिससे हम अनीमिया को क्लासिफाई करते हैं? एमसीवी। इसमें लिखे इट रिलेट usually the size of RBC, ये यूजुअली हमें आरबीसी की क्या बताती है? साइज बताती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आरबीसी साइज कितनी है। और नेक्स्ट पॉइंट लिखे इट्स नॉर्मल वैल्यू इज, वेरी गुड, 80 to 100 फेम्टोलीटर। ये फेम्टोलीटर इसका यूनिट है। क्लियर है? इस तरह वेट का यूनिट केजी है। क्लियर है? इसी तरह हर एक चीज का एक यूनिट होता है। तो एमसीवी जिस यूनिट में मेजर किया जाता है लेबोरेटरी के अंदर उसको फेम्टोलीटर कहते हैं। तो इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो 80 से लेके 100 तक होता है। अगर एक बंदा है उसकी फॉर एग्जांपल एमसीवी वैल्यू 95 है या 90 है तो नॉर्मल होगा कि नॉर्मल होगा। लेकिन इसका अगर एचबी लेवल कम है तो उसको फिर भी क्या है? अनीमिया। तो यहाँ पे एक चीज क्लियर करें पहले, जो बंदा इस तरह स्टेप बाय स्टेप पढ़ेगा ना उससे फिर क्वेश्चन गलत नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं कि जो एमसीवी है अगर वो 90 है तो उसको फिर एनीमिया नहीं है। नहीं, ये एनीमिया की क्लासिफिकेशन बता सकता है लेकिन ये एनीमिया नहीं बता सकती। एनीमिया की डिसीजन कौन करता है? हीमोग्लोबिन। अगर हीमोग्लोबिन कम है तो उस बंदे को एनीमिया है, चाहे उसका एमसीवी नॉर्मल हो या एबनॉर्मल हो। वो अलग बात है कि उसकी टाइप चेंज हो सकती है क्योंकि एमसीवी विल क्लासिफाई एनीमिया। ये सिर्फ एनीमिया की क्या करती है? क्लासिफिकेशन, लेकिन ये एनीमिया को डिफाइन नहीं कर सकता। एनीमिया की जो डेफिनेशन है वो किसकी वैल्यू पे डिपेंड करती है? हीमोग्लोबिन पे करती है। क्लियर है कि नहीं? अब लेके क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया, ये हम डिस्कस करेंगे कि एनीमिया की क्लासिफिकेशन कौन कौन सी है और इसके टाइप कौन कौन से हैं। तो हेडिंग दे दें, व्हाट आर द डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया।
और क्लासिफिकेशन भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो एनीमिया को हम क्लासिफाई किस वैल्यू पे करते हैं, एमसीवी पे करते हैं, और हमने एमसीवी बेस्ड एनीमिया को क्लासिफाई करना है। ओके जी, तो यहाँ पे इस तरह एक टेबल बनाए, क्लासिफिकेशन ऑफ अनीमिया, क्लासिफिकेशन ऑफ अनीमिया। अब देखिए यहाँ पे हम इस टेबल के जरिए डिस्कस करेंगे कि जो अनीमिया है इसके हमने डिफरेंट क्लासिफिकेशन देखे। सब अनीमिया आर कॉल्ड माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, क्रोमिक अनीमिया, ठीक है। माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया नंबर 1। नंबर 2 नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, ठीक है जी। नेक्स्ट थर्ड नंबर लेके मैक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक anemia. So please remember these are the three types of anemia. ये एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। पहला क्या है, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, नेक्स्ट इज नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, एंड द थर्ड इज कॉल्ड ऑफ मैक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक। क्लियर है? यहाँ पे एक चीज याद रखें, जब हम वर्ड यूज करेंगे हेमाटोलॉजी के अंदर माइक्रो, माइक्रो का मतलब स्मॉल, माइक्रो मीन स्मॉल। जब हम वर्ड यूज करेंगे मैक्रो, मैक्रो का मतलब लार्ज, मैक्रो मीन लार्ज, ठीक है। माइक्रो मीन स्मॉल, मैक्रो मीन लार्ज, ठीक है। नंबर 2 अगर हम वर्ड यूज करें CYTIC मीन सिटिक, सिटिक मीन सेल, सेल मीन सिटिक, दैट इज सेल। अगर हम वर्ड यूज करें क्रोम, क्या वर्ड यूज करें, क्रोम, दैट इज कलर। ये किसके लिए होता है, कलर के लिए होता है। इधर देखें कुछ एनीमिया ऐसी होती है जिसमें आरबीसी की लेवल या वैल्यू या साइज क्या हो जाती है, कम। माइक्रोसिटिक का मतलब माइक्रो मीन स्मॉल, सिटिक मीन सेल। ऐसा कंडीशन जिसमें सेल का साइज कम हो जाए वो माइक्रोसिटिक है, और उसमें कलर भी क्या हो जाए, कम, तो हाइपोक्रोमिक होता है। अब इधर प्लीज सुन ले, यहाँ पे इस माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया के अंदर अगर हम कौन सी वैल्यू चेक करें, एमसीवी, दैट शुड बी लेस देन 80। वो किससे कम होगी, 80 से कम। नॉर्मली इसका वैल्यू क्या है, 80 से 100। अब 80 से कम का मतलब कि साइज क्या होगा, कम होगा, तो ये माइक्रोसिटिक जाएगा। अब एग्जाम में याद रखें ऐसी एनीमिया जिसमें एमसीवी की वैल्यू 80 से लेके कहां तक आ जाए, 100, तो नॉर्मल है कि नॉर्मल, ये नॉर्मोसिटिक है। इसका मतलब इसमें साइज का कोई असर नहीं है, ये नॉर्मोसिटिक है। पहले के अगर हम एमसीवी की वैल्यू किससे बढ़ाएं, 100 से ग्रेटर करें, तो इसका तो 100 अपर है ना, इससे ज्यादा का मतलब साइज क्या होगा, ज्यादा, दैट इज मैक्रोसिटिक। क्लियर है? अब देखिए एग्जाम में आप लोग बैठे हैं, एग्जामिनर कहते हैं पेशेंट प्रेजेंटेड टू द क्लिनिक विद द हिस्ट्री ऑफ फेलियर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ डिस्क, ये सारी चीजें बता चुका है, और आखिर में लिखता है एचपी इसका कम है और एमसीवी उसका 60 है। कितना है, 60। तो ये कम है कि ज्यादा, कम। एटलीस्ट पता होना चाहिए कि इस पेशेंट को जो एनीमिया है दैट इज माइक्रोसिटिक है। तो एमसीवी को देखकर हम डिसाइड करते हैं कि विच टाइप ऑफ एनीमिया द पेशेंट इज हैविंग। क्लियर है? अब इधर एमसीक्यू सुन ले। अब एग्जांपल्स देखें, एग्जांपल्स। अब हम वो एग्जांपल्स पढ़ेंगे जिसमें एमसीवी की वैल्यू क्या हो सकती है, लेस देन 80। उनमें जो पहला कंडीशन है दैट इज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। अगर एग्जाम में आ जाए कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर एमसीवी का वैल्यू लेस देन क्या होनी चाहिए, 80 होनी चाहिए। नेक्स्ट देखें सिडरोब्लास्टिक एनीमिया। कौन सी, सिडरोब्लास्टिक एनीमिया। अब ये हम एक एक को डिस्कस करेंगे डिटेल से, लेकिन ये सारी एनीमिया जिसमें एमसीवी किससे कम होना चाहिए, 80 से कम होना चाहिए। नेक्स्ट देखें अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज। इसमें क्या है, अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज, ये भी है। और द फोर्थ इज कॉल्ड थैलेसीमिया। इसके अंदर क्या आता है, थैलेसीमिया। थैलेसीमिया नाम सुना है कि नहीं? तो थैलेसीमिया इज अ एनीमिया। थैलेसीमिया क्या है, एनीमिया है, लेकिन इसमें भी एमसीवी किससे कम होगा, 80 से, दैट इज कॉल्ड माइक्रोसिटिक।
शुड नो समथिंग एल्स, वो ये है कि जो नॉर्मोसिटिक एनीमिया है इन लोग में फिर हम दो में डिवाइड करते हैं। इसमें दो में, इसमें लेके प्रीडोमिनेंट एक्स्ट्रा का मतलब क्या है, आउटसाइड, वस्कुलर का मतलब वेसल, और हीमोलाइसिस मीन आरबीसी ब्रेकडाउन। अब देखें नॉर्मोसिटिक एनीमिया के अंदर कुछ एनीमिया ऐसी होती है जिसमें आरबीसी की लाइसिस होती है लेकिन वेसल से बाहर, तो उसको प्रीडोमिनेंट एक्स्ट्रावस्कुलर हीमोलाइसिस कहते हैं। इसमें लेके कुछ एनीमिया ऐसी होती है जिसमें लाइसिस आरबीसी की तो होती है लेकिन कहाँ पे, इनसाइड दी वेसल, तो उसका नाम क्या होगा, इंट्रावस्कुलर हीमोलाइसिस। ये बात समझ आ रही है कि नहीं? तो प्रीडोमिनेंट एक्स्ट्रावस्कुलर हीमोलाइसिस, प्रीडोमिनेंट इंट्रावस्कुलर हीमोलाइसिस। अब मैं ये भी बता रहा हूँ कि प्रीडोमिनेंट का मतलब क्या है। यहाँ पे जो एनीमियास है उसके, इधर प्लीज फोकस, यहाँ पे जो एनीमियास है उन लोगों के अंदर आरबीसी की जो ब्रेकडाउन है कुछ वेसल से बाहर होती है और कुछ वेसल के अंदर भी होती है, लेकिन ज्यादातर कहाँ पे होगी, बाहर होगी। इस केस का नाम क्या है, प्रीडोमिनेंट। यहाँ पे जो एनीमियाज है उसमें भी कुछ लाइसिस बाहर होती है, कुछ अंदर होती है, लेकिन ज्यादा कहाँ पे होती है, अंदर होती है, इससे प्रीडोमिनेंट इंट्रावस्कुलर है। अब इसके अंदर जो एनीमिया है इसकी एग्जांपल देखिए, कौन सी वाली, प्रीडोमिनेंट एक्स्ट्रावस्कुलर, जिसमें आरबीसी की लाइसिस बाहर ज्यादा होती है। उनमें से एक एनीमिया का नाम है सिकल सेल एनीमिया। नाम सुना है कि नहीं, सिकल सेल एनीमिया? तो पहले तो आप लोगों ने ये क्यों याद रखना है, जो सिकल सेल एनीमिया है इट इज नॉर्मोसिटिक। ये क्या है, नॉर्मोसिटिक, और इसमें आरबीसी की क्या होती है, लाइसिस ज्यादातर कहाँ पे, वेसल से बाहर, ठीक है, एक्स्ट्रावस्कुलर। और नेक्स्ट देखिए हेरिडिटरी पीरोसाइटोसिस। एक एनीमिया का नाम क्या है, पीरोसाइटोसिस। हाँ जी, देखिए ये वर्ड बहुत आसान है। नॉर्मल आरबीसी इज अ बाइकनकेव शेप, ये तो सबको पता है ना, आरबीसी कौन सी शेप है, बाइकनकेव। और मैंने फिजियोलॉजी के अंदर ये भी बताया था कि बाइकनकेव शेप में आरबीसी को रखने के लिए कुछ प्रोटीन चाहिए, स्पेक्ट्रिन, एनकायरिन, याद है ये चीजें कि नहीं? अगर वो प्रोटीन बाई बर्थ डैमेज हो जाए या किसी बच्चे में उसकी म्यूटेशन आ जाए तो फिर आरबीसी की जो शेप है वो बाइकनकेव नहीं रहेगी, वो बाइकनकेव से चेंज होकर स्फेरिकल बन जाएगी। Therefore the condition is pseudocytosis, spherical shape आरबीसी। और ये जो मसला है ये बाई बर्थ होता है, इसलिए द वर्ड इज हेरिडिटरी। क्लियर है? फिर नेक्स्ट एग्जांपल लेके, इसके एग्जांपल लेके, ये दो ऐसी एनीमिया है जिसमें एक्चुअली जो लाइसिस है एक्स्ट्रा वस्कुलर होती है। इंट्रावस्कुलर में लेके द फर्स्ट वन इज कॉल्ड G6PD डेफिशिएंसी। क्या है, G6PD डेफिशिएंसी, ये नाम सुना है कि नहीं? G6PD स्टैंड फॉर ग्लूकोज 6-phosphate dehydrogenase। We will discuss this in detail। और एक और एनीमिया है इसका नाम है, ये मैं आप लोगों को एक एक डिस्कस करूंगा डिटेल से, ठीक है। पेरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया, ऐसा है ना, हीमोग्लोबिन यूरिया, दैट इज कॉल्ड पीएनए, पेरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन। पेरोक्सिस्मल का मतलब ऑन ऑफ, एपिसोडिक, कभी होगा कभी नहीं होगा। पेरोक्सिस्मल मीन ऑन ऑफ, नॉक्टर्नल मीन नाइट, और हीमोग्लोबिन यूरिया मीन एक्सेसिव हीमोग्लोबिन इन यूरिया। इन लोगों के अंदर जो आरबीसी की लाइसिस है ये यूजुअली किसके टाइम होती है, नाइट के टाइम होती है। और इतना आरबीसी लाइसिस होती है कि उससे जो हीमोग्लोबिन निकलती है वो किस में चली जाती है, यूरिन में चली जाती है। क्लियर है? ये क्यों होती है नाइट में वो भी डिस्कस करेंगे डिटेल से। क्लियर है? फिर इसमें लेके, हाँ जी, अब नॉर्मोसिटिक एनीमिया के अंदर एक क्लास में वो इसमें आता है और नो इसमें, वो कॉमन है, लेकिन है किस कैटेगरी के अंदर, दैट इज एप्लास्टिक एनीमिया। कौन सी एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया। तो प्लीज याद रखे एप्लास्टिक एनीमिया। और नेक्स्ट देखे एनीमिया, एनीमिया एंड सीकेडी, क्रोनिक किडनी डिजीज। जिन लोगों की दोनों गुर्दे फेल हो जाए, किडनी फेल हो जाए, उन लोगों में भी आरबीसी की प्रोडक्शन क्या हो जाती है, कम। एरिथ्रोपोइटिन का नाम सुना है कि नहीं? जब वो नहीं बनेगा तो आरबीसी भी नहीं बनेगी, तो ओवरऑल आरबीसी की लेवल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो प्लीज रिमेंबर 1 2 3 4 5 6 ये सारी की सारी एनीमिया किसके अंदर आती है, नॉर्मोसिटिक के अंदर आती है। ठीक है जी, ओके। हाँ
आरबीसी की लाइसिस पे होगी, किस पे होगी, आरबीसी की साइज, साइज तो इन सब में 80 से कितना होगा, 100 पे। लेकिन हीमोलाइसिस मीन आरबीसी लाइसिस, इनमें ज्यादातर लाइसिस एक्स्ट्रा वस्कुलर होती है, इसमें ज्यादातर लाइसिस इंट्रा वस्कुलर होती है। तो ये क्लासिफिकेशन डिपेंड अपॉन द लाइसिस ऑफ आरबीसी है, लेकिन ओवरऑल इन सब में एमसीवी 80 से 100 तक होगी। क्लियर है। इसमें लेके जिनके अंदर आरबीसी की साइज बढ़ जाएगी, किससे एमसीवी बढ़ेगी, 100। नंबर 1 फोलिक एसिड डेफिशिएंसी, किसकी अगर कमी हो जाए, फोलिक एसिड। फोलिक एसिड इज विटामिन बी9, ये क्या होता है, विटामिन बी9, इधर प्लीज फोकस करें। और एक होता है कोबालामिन डेफिशिएंसी, एक क्या होती है, कोबालामिन डेफिशिएंसी। कोबालामिन डेफिशिएंसी इज विटामिन B12, ठीक है, ये दोनों याद रखना है। एक्चुअली जिन लोगों में विटामिन बी9 की कमी होती है या विटामिन B12 की कमी होती है और उसमें एनीमिया हो, तो उसमें एमसीवी की वैल्यू किससे ज्यादा होगी, 100 से। क्यों होगी वो भी हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है। तो देखिए लिस्ट को देखे मैं आप लोगों को बता रहा था कि 18 से 19 एमसीक्यूज क्वेश्चन एनएपी एग्जाम में आए थे। इस लिस्ट में देखे ना आ सकते हैं इससे कि नहीं, ये बहुत बड़ा लिस्ट है, इसको एक एक करके एक्सप्लेन करना ये बहुत बड़ा जनाब कंसेप्ट है। हमने सिर्फ अभी एनीमिया की क्लासिफिकेशन लिखी है, इसको हमने डिस्कस अभी 1 बाय 1 करना है। क्लियर है। तो हेमाटोलॉजी के अंदर अब बिग टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया। तो एनीमिया की जितनी भी क्लासिफिकेशन है वो हम किस बेस पे करते हैं, एमसीवी पे करते हैं। एक्चुअली इन सब के अंदर एचपी लेवल क्या होगा, कम होगा, इसलिए तो सारे एनीमिया हैं। लेकिन ऐसा एनीमिया जिसमें एमसीवी की वैल्यू 80 से कम हो वो माइक्रोसिटिक है, जिसमें 80 to 100 है वो नॉर्मोसिटिक है, और जिसमें 100 से ज्यादा है तो वो मैक्रोसिटिक है। और मैक्रोसिटिक को मेगालोब्लास्टिक एनीमिया भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इज दोज एनीमिया वेयर एमसीवी इज मोर देन 100, या वो फोलिक एसिड डेफिशिएंसी होती है या कोबालामिन डेफिशिएंसी होती है। माइक्रोसिटिक में कितनी एनीमिया है, 4। इसमें कितनी है, इसमें 2 और 2 4, 5 6, तो 4 और 6 10, और इसमें कितने कंडीशन है, ये 12 के 12 एनीमिया हमने डिस्कस करने हैं 1 बाय 1। तो अब हेडिंग दे दें माइक्रोसिटिक एनीमिया। हेडिंग अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इनकी तरफ जाएंगे, इनको 1 बाय 1 करके फिर इस तरफ जाएंगे। तो हेडिंग दे दें माइक्रोसिटिक एनीमिया। इसलिए मैं कहता हूँ क्लास लिया करे हर एक बंदा। अगर आज किसी ने क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ी तो आने वाले वीक के लेक्चर पे समझेगा क्या, नहीं समझेगा। इफ समवन डोंट नो द क्लासिफिकेशन हाउ अ पर्सन विल नो एनीमिया। इसलिए प्रीवियस लेक्चर्स आर द की, ठीक है ना, तो मिसिंग ना करें। इसमें लेके माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, a condition in which HP level, HP stand for hemoglobin, HP level is decreased followed by MCV less than 80। FL stand for femtoliter, इसके यूनिट है। MCV is femtoliter unit। 8 माइक्रोसिटिक का मतलब ये वो एनीमिया है जिसमें MCV हमेशा किससे कम होगी, 80 से कम होगी। इसमें जो सबसे पहले एनीमिया का हम डिस्कशन करेंगे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। तो हेडिंग दे दे कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ठीक है। अब इसके डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे लेके इन दिस कंडीशन the HB is decreased, the HB is decreased due to deficiency of iron। अब देखिए यहाँ पे कहते हैं कि जो HP की कमी है वो किस वजह से हुई है, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन की वजह से, वो हम अभी देखेंगे। तो लेके काजेस, आयरन की कमी क्यों होती है, काजेस व्हाट आर दी काजेस। फर्स्ट लेके
एरो का मतलब क्या है? डिक्रीज डाइटरी इंटेक। अगर कोई बंदा बाहर से आयरन लेना छोड़ दे, क्योंकि हमारी फूड के अंदर आयरन का होना जरूरी है, अगर हम बाहर से आयरन फूड इंटेक कम करें तो आयरन की डिफिशिएंसी होगी क्या? नहीं। और जब आयरन नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन भी नहीं बनेगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन बनने के लिए आयरन इज द की। विदाउट आयरन हीमोग्लोबिन इज नॉट सिंथेसाइज्ड। ठीक है, ये हमने अभी डिस्कस करना है डिटेल से। अब देखें इसकी, हमने अगर कंसेप्चुअली एक थीम याद रखनी है तो हीमोग्लोबिन, क्योंकि एनीमिया के अंदर किसका लेवल कम होता है? हीमोग्लोबिन। आप लोग खुद बताएं कि हीमोग्लोबिन में ये कितने क्यू से मिलकर बनाए? दो, हीम एंड ग्लोबिन। ठीक है, हीम एंड ग्लोबिन। ये जो हीम है ये फिर दो क्यू से मिलकर बनी होती है। इसके अंदर क्या होता है? आयरन और पोरफायरिन। क्या होता है? पोरफायरिन, जिसको प्रोटोपोरफायरिन भी कहते हैं। अब इधर प्लीज सुन ले, कहते हैं कि पोरफायरिन आयरन के साथ मिलेगा तो क्या बन जाएगा? हीम बनेगा। लेकिन जो आयरन है हीमोग्लोबिन के अंदर वो Fe+2 होना चाहिए, बताया था कि नहीं? दैट इज द फंक्शनल आयरन। ये क्या है? फंक्शनल आयरन। यार ये आपने माइंड में रखे फॉर द होल लाइफ के हीमोग्लोबिन बनाने के लिए किसका होना जरूरी है? आयरन का। अगर एक बंदा है वो बाहर से आयरन लेना छोड़ दे, वो कहते हैं कि यार मैंने वो फूड नहीं लेना जिसमें क्या हो? आयरन हो, इसका ये आयरन खत्म हो जाएगा। जब ये खत्म होगा तो फिर हीम बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि हीम बनने के लिए आयरन का होना जरूरी है। अगर वो बंदा बाहर से आयरन इंटेक नहीं करेगा तो आयरन डेफिशिएंसी होगी कि नहीं? जब ये कम होगा तो हीमो नहीं बनेगा। जब ये नहीं बनेगा, ग्लोबिन तो है लेकिन हीम नहीं बन गया, तो ये हीमो वाला पार्ट खत्म होगा कि नहीं? तो हीमोग्लोबिन का साइज बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? इसलिए आयरन डेफिशिएंसी क्लियर है कि नहीं? आयरन की ना होने की वजह से ओवरऑल एचबी का साइज क्या हो जाता है? छोटा। इसलिए एफसीबी शुड बी लेस देन 80। क्लियर है? तो आयरन डेफिशिएंसी का एक वजह यह है कि बाहर से लेना छोड़ दें, दैट इज कॉल्ड डिक्रीज डाइटरी इंटेक। नंबर 2, डिक्रीज अब्जॉर्प्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग आयरन तो लेते हैं लेकिन वो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो नहीं होते, उन लोगों में भी आयरन की क्या हो जाती है? डेफिशिएंसी। एक बंदा है उसने खुराक में आयरन लिया है, वो आयरन फूड के जरिए स्टमक में जाएगी और स्टमक के बाद कहाँ जाएगी? इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन के बाद आयरन जो है वो एब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाएगी और ब्लड के जरिए आयरन बोन मेरो में जाएगी और वहां पे किसकी सिंथेसिस में यूज होगी? हीमोग्लोबिन। क्योंकि आरबीसी सिंथेसिस कहाँ पे होती है? बोन मेरो में। और हीमोग्लोबिन भी कहाँ पे बनती है? बोन मेरो। तो जो आयरन आपने ली है ये इंटेस्टाइन से अब्जॉर्ब होगी और ब्लड के जरिए कहाँ पे पहुंचेगी? दवा बोन मेरो, और वहां पे ये यूज होकर हीमोग्लोबिन बनेगी। अगर हम आयरन ले लेकिन ये इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब ना हो जाए तो आया हमें आयरन मिल सकेगी? नहीं। तो फिर भी आयरन डेफिशिएंसी होगी कि नहीं? और यहाँ पे हम सिक्यूज याद रखें, ये तब होगा when there is anything wrong in the duodenum। किसके अंदर अगर इशू हो? duodenum। तो ये भी NAB एग्जाम के लिए याद रखे। एग्जाम में अगर फिजियोलॉजी के अंदर आ जाए कि आयरन एब्जॉर्प्शन अगर इन विच पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन, आंसर इज duodenum। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके तीन पार्ट है, duodenum, jejunum and ileum। स्मॉल इंटेस्टाइन has how many parts? 3, duodenum, jejunum and ileum। इनमें से जो पार्ट है जो आयरन को अब्जॉर्ब करता है उसका नाम क्या है? ड्यूडेनम है। तो अगर ड्यूडेनम डैमेज है तो आयरन को अब्जॉर्ब नहीं करेगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन टू रिमेंबर, एक पैरासाइट है, अगर इसकी इंफेक्शन हो जाए फिर भी वो आयरन को अब्जॉर्ब होने नहीं देगा। इसका नाम है एनकाइलोस्टोमा ड्यूडेनेले। ये MCQ आता है, एनकाइलोस्टोमा ड्यूडेनेले। ये पैरासाइट है। ये क्या है? जिस तरह बैक्टीरिया है, वायरस है, उसी तरह कुछ इंफेक्शन कौन कराती है? पैरासाइट। तो अब पैरासिटिक इंफेक्शन विच कैन डैमेज द ड्यूडेनम, ये किसको डैमेज करेगी? ड्यूडेनम। तो अगर ड्यूडेनम डैमेज है तो एब्जॉर्प्शन हो सकेगी? नहीं होगी, फिर भी आयरन डेफिशिएंसी होगी। नंबर 4 लेके प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी के अंदर अगर एनीमिया की रीजन हो सकती है वो भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। अब देखिए प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर आयरन की जो डिमांड है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, डबल हो जाती है। वेरी गुड। विदाउट प्रेगनेंसी जो फीमेल की रिक्वायरमेंट है आयरन की वो कुछ और है, लेकिन व्हेन देयर इज अ फीटस इनसाइड द यूट्रस वो भी कुछ आयरन मांगेगा। तो उस फीटस को आयरन देने के लिए माँ की जो डिमांड है बाहर से वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अगर वो आयरन
नॉर्मल लेती रहे और वो फीटस को मिलती रहे, तो मदर विल बी सफर फ्रॉम आयरन डेफिशिएंसी। तो अगर एक माँ प्रेगनेंसी में एंटीनेटल चेकअप ना करवाए, वो प्रॉपर गायनेकोलॉजिस्ट को विजिट ना कराए, तो वो फिर आयरन से डिप्राइव्ड महरूम रह जाएगी। उसकी अपनी बॉडी की जो आयरन है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो वाई प्रेगनेंसी कैन कॉज आयरन डेफिशिएंसी, बिकॉज इन प्रेगनेंसी द आयरन डिमांड इज इंक्रीज, क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट देखें अनदर वेरी इंपॉर्टेंट के अनदर देखिए प्रेगनेंसी में ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि व्हेन द फीमेल गेट प्रेग्नेंट, उसकी फर्स्ट मंथ जब हो जाए, फर्स्ट मंथ पहले मंथ तक कुछ भी अद्वियात वगैरह नहीं दी जाती, क्योंकि फर्स्ट मंथ के अंदर क्या होता है, बच्चे की जो ऑर्गन है वो बनना शुरू हो जाती है। फर्स्ट मंथ के बाद हर मंथ में उसको एक आयरन की टेबलेट देनी है, एक फोलिक एसिड की देनी है और साथ में पायरोडॉक्सिन देनी है। पायरोडॉक्सिन इज विटामिन B6, ये क्या है, विटामिन B6, एंड इट कैन स्टॉप प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड नोजिया एंड वोमिटिंग। देखिए प्रेगनेंसी के अंदर फीमेल को नोजिया होती है और वोमिटिंग होती है, ठीक है ना। तो नोजिया वोमिटिंग को खत्म करने के लिए हम पायरोडॉक्सिन देते हैं और फोलिक एसिड और आयरन सप्लीमेंट डेली एक टैबलेट फीमेल लेगी फॉर 5 to 6 months, ठीक है ना। ये उसने डेली लेने, क्या है कि आयरन माँ को भी चाहिए, बच्चे को भी चाहिए, फोलिक एसिड माँ को भी चाहिए, बच्चे को भी चाहिए, क्योंकि जो हमारी स्पाइनल कार्ड है, ब्रेन का जो स्पाइनल कार्ड वाला हिस्सा है, इसको बनाने में फोलिक एसिड का हेवी रोल है बच्चे के अंदर, क्योंकि जिन माओ को फोलिक एसिड ना दी जाती है उन बच्चों के अंदर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के नाम सुने के नहीं, जिसको स्पाइना बाइफिडा कहते हैं, ये प्रॉब्लम आती है, क्लियर है। इसलिए फोलिक एसिड और आयरन सप्लीमेंट दीज आर द की प्रेगनेंसी। फिर इसके बाद अगर इसकी लेवल हम ना बढ़ाएं तो आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी हो सकती है। और इसका मतलब ये है कि इफ समवन आस्क्स, इसकी रीजन ये है कि प्रेगनेंसी में आयरन की डिमांड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट देखिए क्रोनिक ब्लड लॉस, क्रोनिक ब्लड लॉस फ्रॉम जीआईटी। अगर जीआईटी के अंदर कुछ ब्लीडिंग हो रही है, लेकिन ये वर्ड याद रखें, एग्जामिनर ये पूछता है इट्स कॉल्ड अकल्ट ब्लीड, इसको क्या कहते हैं, अकल्ट ब्लीडिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकल्ट ब्लीडिंग? अकल्ट ब्लीडिंग का मतलब हिडन ब्लीडिंग। बंदा बाहर से ठीक है लेकिन उसकी वजन और उसकी जो जिस्म है वो ऐसा ऐसा वीक होता जा रहा है। पेशेंट कहते हैं कि यार पिछले कई महीनों से अपने आप में कमजोरी महसूस करता हूँ और उसकी जो रंगत है वो फेल होती जा रही है। एक्चुअली वो ब्लीडिंग जो हम बाहर से ना देख सके लेकिन अंदर अंदर से हो रही हो, इसको अकल्ट ब्लीडिंग कहते हैं। कभी कभार इन्फेक्शन होती है जीआईटी में और आहिस्ता आहिस्ता माइनर क्या होती है, ब्लीड, और अगर वो महीनों में चली जाए बात तो इस कम कम से एक एक बूंद बन के दरिया बनती है, एक बहुत बूंदों की तरह, इस तरह बिल्कुल इसको कहते हैं शेडिंग ऑफ द ब्लड। बहुत कम कम ब्लड जाने से भी इंसान की उम्र कितनी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और अगर क्रोनिक ब्लीडिंग हो जाए तो जब ब्लड लॉस होगा, ब्लीडिंग होगी, तो उसमें आयरन की डेफिशिएंसी होगी क्या नहीं, क्योंकि ब्लीडिंग के अंदर एचबी लॉस होगा और एचबी कंटेन आयरन, आयरन डेफिशिएंसी आ सकती है, क्लियर है। तो इसको जो अल्सर है, अल्सर के ब्लीड, गैस्ट्रिक अल्सर, ड्यूडिनल अल्सर, अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये सारी वो कंडीशन है जिसमें लॉन्ग रन में ब्लीडिंग होती है। तो हाउ वी विल डायग्नोज, बाय डूइंग एंडोस्कोपी। हम क्या करते हैं, एंडोस्कोपी करते हैं। जब तक एंडोस्कोपी ना करें तो हमें इंटरनल ब्लीड का पता नहीं चलेगा। नेक्स्ट देखें एक्सेसिव मेंस्ट्रुएशन, एक्सेसिव मेंस्ट्रुएशन। अगर फॉर एग्जांपल फीमेल है, उसकी मेंसेस जो है ना वो प्रोलॉन्ग हो गई, क्योंकि नॉर्मली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है इसमें जो एक एवरेज फीमेल की ब्लीडिंग टाइम है वो 5 to 7 days होती है, मतलब ये कि 5 से लेकर 7 दिन तक। एक्चुअली जो ब्लीड है ये फीमेल के अंदर 4 दिन भी चलती है, 5 दिन भी चलती है, ठीक है, ये वेरी करती है 5 to 7 days, लेकिन 7 days से उसको बात लेनी पड़ती है, इट्स नॉर्मल। अगर एक फीमेल है उसकी ब्लीडिंग 10 दिन से नहीं रुक रही, 12 दिन से नहीं रुक रही, दैट इज कॉल्ड मेनोरेशिया, तो ये एब्नॉर्मलिटी है, एक्सेसिव ब्लीडिंग है। और अगर एक्सेसिव ब्लीड हो रही है तो उसमें एचबी लॉस होगा और एचबी कंटेन आयरन, तो उसमें भी आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है। तो जो फीमेल आती है आयरन डेफिशिएंसी के साथ, तो कुछ चीज आप लोगों ने पूछनी है, आया वो कुछ मेडिसिन ले रही है कि नहीं, या वो प्रेगनेंसी कंसीव कर चुकी है कि नहीं, या जनाब उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर है कि नहीं, ठीक है ना। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलरिटी कैसे मालूम करती है, एलएमटी पूछते हैं, लास्ट मेंस मतलब लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड पूछते हैं, ठीक है, लेकिन वो हम गायनेकोलॉजी में फिर आगे पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन ये सारी चीजें हमने पूछनी है फीमेल से फॉर रूलिंग आउट आयरन डेफिशिएंसी। अब लेके ये तो काज है,
अब काजेस कोई भी हो, लेकिन सब की वजह से किसकी कमी हो सकती है? आयरन की। और अगर आयरन नहीं है एच बी नहीं बनेगा, अगर एच बी कम है तो पेशेंट विल डेवलप एनीमिया। ठीक है, अब इसमें लिखे क्लिनिकल फीचर कि पेशेंट आएगा तो उसकी क्लिनिकल फीचर कौन सी होगी? हाँ जी, एनीमिया की क्लिनिकल फीचर मैंने आप लोग को बताया थी ना, कौन कौन सी है? पेलर होगा, डिजीनेस, वर्टिगो, ये जो फीचर है ना ये सब एनीमिया में से है, तो वो फिर बार बार लिखने की जरूरत हो नहीं है। स्पेसिफिक फीचर लेके एग्जाम में स्पेसिफिक फीचर। ठीक है, अब देखिए स्पेसिफिक फीचर हम डिस्कस करेंगे। तो स्पेसिफिक फीचर के बारे में याद रखें कि अगर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया किसके अंदर आ जाए? चिल्ड्रन में, जिसकी अलग प्रेजेंटेशन है। अगर स्पेसिफिक फीचर एडल्ट में आ जाए तो फिर इसकी अलग प्रेजेंटेशन है। अगर आयरन की कमी हो जाए और वो किस में हो? बच्चों के अंदर, तो यहाँ पे लेके ये पाइका कराती है। क्या कराती है? PICA। पाए का मतलब ये है कि ईटिंग ऑफ अनयूजुअल थिंग्स, अनयूजुअल थिंग्स। इसका मतलब ये है, फॉर एग्जांपल मड एक्सेट्रा। बहुत से बच्चे होते हैं ये मिट्टी वगैरह खाते हैं कि नहीं, इसका मतलब उन बच्चों की रंगत आप लोग देखते हैं तो पेलर होते हैं। क्या होते हैं? पेलर होते हैं। हम कहते हैं यार ये बच्चे जो है ये नरिशमेंट नहीं करते, ये फेलियर टू थ्राइव का शिकार है। इस चीज का फेलियर टू थ्राइव का मतलब ये अकॉर्डिंग टू द एज वेट गेन नहीं करते, ये कमजोर है। इसका वजह ये है कि इन बच्चों के अंदर एच पी नहीं बनता। एच पी नहीं बनेगा तो ऑक्सीजन सप्लाई भी नहीं होगी, तो प्रॉपर जो डेवलपमेंट है वो भी रुक जाती है। तो याद रखें ये मैंने खुद प्रैक्टिस में देखी है, और हमने जितने भी बच्चों को मेडिसिन दी है सारे ठीक है। आप लोग ये प्रैक्टिस का हिस्सा बनाएं कि अगर कोई बच्चा है वो आपके पास कोई ले आए कि डॉक्टर साहब ये पता नहीं कभी मिट्टी खाता है, कभी रेत वगैरह खाता है। कुछ बच्चे होते हैं जहाँ पे नया पलिस्तर हो जाता है ना, ठीक है ना, जिस तरह एक बिल्डिंग बन रहा हो और वहाँ पे नया नया पलिस्तर हो जाए, ठीक है, सीमेंट वाला, उसको फिर सूम करके वो चीज खाती है। ठीक है ना, बहुत से बच्चे इस तरह के होते हैं। एक्चुअली ये जो अनयूजुअल चीजों को खाने का हैबिट है ये तब होता है, ब्रेन तब इसको स्टिमुलेट करते हैं जब आयरन की कमी हो जाती है, क्योंकि आयरन मेंटेन योर ब्रेन फंक्शन, हाउ टू ईट एंड हाउ टू नॉट। क्लियर है? ये डिफरेंशिएशन कराता है। आयरन इज गुड फॉर द ब्रेन। आयरन की कमी में फिर बच्चे को ये नहीं पता होता कि मैं क्या खा रहा हूँ। उसको आप कोई अच्छी चीज आगे पेश करना, खाने वाली चीज वो नहीं खाएगा, उसकी जेब में रेत पड़ी होती है। क्लियर है कि नहीं? रेत के इतने इतने जनाब उसके जनाब ब्रेक्स पड़े होते हैं, और यही बच्चों को आपने क्या कर, ये बच्चे माँ बाप मारते भी है फिर भी बात नहीं आते। अब इसको जितना मारे जो भी करे इसने रेत खाना है, क्योंकि इसके इंटरनल इशू है यार, वो जिद्दी नहीं है, इंटरनल इशू है। आप लोगों ने याद रखना है, इसको पोलीमार्ट सिरप देना है। कौन सा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिख ले कहीं पे काम आएगी। ठीक है ना, एक बच्चे को पोलीमार्ट दे के आप पूरे गांव का डॉक्टर समझोगे। ठीक है ना, क्लियर है कि नहीं? हाँ ना, हमारे गांव में लोगों को ये नहीं पता होता कि ह्यूमरस किधर है, रेडियस, वो बस किसी को सिरप देकर ठीक करना है। ठीक है ना, फिर अब पूरे गांव में डॉक्टर है, चाहे आपको कुछ आए ना आए। क्लियर है कि नहीं? तो सिरप पोलीमार्ट इट कंटेन आयरन मल्टोज, और जो आयरन मल्टोज दे दे बच्चे को, इससे बच्चे की जो है ना, एक फेरस सल्फेट आता है, एक पोलीमाल्ट आता है। तो पोलीमाल्ट कंटेन मल्टीपल आयरन, ठीक है, वो बेस्ट है फाइका के लिए। तो अगर बच्चों में फेलर हो और वो अनयूजुअल चीजें खाते रहे, और वो माँ ये भी कहेगी कि उसको जितना भी वो मारते हैं वो बात नहीं आता, अब उसकी एक सिंपल एच बी कराए। एच बी कराने से उसका लेवल क्या होगा? कम भी होगा, और एमसीवी भी 80 से कम होगी। तो हमें ये चीज पता होना चाहिए कि दिस चिल्ड्रन इज सफरिंग फ्रॉम विच एनीमिया? आयरन डेफिशिएंसी। ये जो हैबिट है ये किसी और एनीमिया में नहीं होती। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, ओके। अगर एच बी फॉर एग्जाम्पल सही है और फिर भी वो मिट्टी खाते, उसकी फिर न्यूरोलॉजिकल अदर डिसऑर्डर रूल आउट करना चाहिए। हाइपोग्लाइसीमिया हो सकती है, उसकी एमआरआई स्कैन वगैरह करना चाहिए। और कुछ बच्चे होते हैं वो बच्चों के साथ मिलकर जो है ना कंपनी ज्वाइन करते हैं, तो वो भी खाने लग जाते हैं। तो एक्चुअली उस बच्चे को एक्ट ये है कि आप एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें, उसको घर तक रखें, और आप उससे जनाब नजर रखें। अगर वो फिर भी बात ना आए तो उसकी कोई मेडिकल चेकअप कराएं। क्लियर है? लेकिन मोस्ट लाइकली आयरन डेफिशिएंसी। नेक्स्ट देखें, अगर आयरन डेफिशिएंसी किस में हो जाए? बड़ों में। तो इसमें होता है कोएलोनिकिया। क्या होता है? कोएलोनिकिया। ये भी एमसीक्यू है। इसकी पिक्चर कोई बंदा गूगल पे देखे और ग्रुप में डाले व्हाट्सएप पे, ताकि हर एक को पता चले थोड़े कोएलोनिकिया। दैट इज कॉल्ड स्पून शेप्ड नेल। तो क्या कहते हैं? स्पून शेप्ड नेल। तो चम्मच है ना, स्पून, इसमें इस तरह की
केविटी होती है, तो नेल के अंदर भी क्या बन जाती है, एक केविटी। एंड व्हेन द नेल बिकम्स स्पून शेप इट इज वेरी वेरी इजी टू ब्रेक। ये क्या हो जाती है, ब्रेक। ये नेल किसी के साथ भी टच हो जाते हैं ये आसानी से टूट जाते हैं, क्योंकि तो देखिए अ नेल विच इज ब्रिटल, इसके लिए जो वर्ड यूज होता है हेमाटोलॉजी के अंदर, दैट इज कॉल्ड BRITTLE, brittle. Brittle means a nail which is very weak and easy to break. That is called of brittle. So weak and easy brokenable nail which occupies spoon shape, that is known as a coil होती है। ये भी किसकी डिफिशिएंसी होती है, आयरन। तो अब एग्जाम में सुन ले, एक बच्चा है जनाब, वो पेरेंट्स देख के आते हैं, उसमें डिजीनेस है, फेलर है, वर्टिगो है, मसल फटीग है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, लेकिन आखिर वो ये भी बताते हैं कि पिछले कई महीनों से वो नोटिस कर रहे हैं कि उसका बच्चा मट खा रहा है, ठीक है, तो उसमें अगर कोई एनीमिया है तो वो कौन सी होगी, आयरन डेफिशिएंसी। या अगर बड़ों में से है तो सेम फीचर के साथ क्वेश्चन इस तरह आता है कि ऑन एग्जामिनेशन जब हमने देखा तो द इंडिविजुअल नेल ऑक्युपाइज स्पून शेप, so that is कोइलिकोनिकिया, so which deficiency will be there, iron deficiency। क्लियर है आज? क्योंकि बड़ों की जो ब्रेन है वो डेवलपिंग फेज से, ब्रेन की डेवलपिंग फेज खत्म हो चुकी होती है, बच्चों के अंदर डेवलपिंग फेज स्टार्ट होती है, और ड्यूरिंग द डेवलपिंग फेज ऑफ द ब्रेन एसेंशियल थिंग इज आयरन, और हमारी ऑलरेडी वो डेवलप हो चुकी है, ठीक है। अब लेके लैब इन्वेस्टिगेशन, इसकी लैब हमने कौन कौन सी करनी है आयरन के लिए, तो लैब इन्वेस्टिगेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों ने लैब से भी इसकी डायग्नोसिस बतानी है। तो लैब इन्वेस्टिगेशन में जब देखें, लैब इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले आप लोगों ने CBC करना है। क्या करना है, CBC, दैट इज कंप्लीट ब्लड काउंट, और इसके अंदर HP का जो लेवल है वो क्या होगा, कम। हीमोग्लोबिन कम का मतलब कि द पर्सन है एनीमिया, पेशेंट को क्या है, एनीमिया है। फिर नेक्स्ट इसकी हम CBC के अंदर MCV चेक करते हैं, तो वो भी क्या होगा, लेस देन 80 फेमटोलेटर, क्योंकि ये माइक्रोसिटिक एनीमिया है, और माइक्रोसिटिक एनीमिया के अंदर MCV वैल्यू शुड बी लेस देन 80, इससे कम होना चाहिए 80 से कम। तो यहाँ पे बात आप लोगों को याद रखना है, MCV लेबोरेटरी के अंदर अलग नहीं किया जाता, इज अ पार्ट ऑफ CBC, ये किसका हिस्सा है, CBC। किसी को आप ब्लड टेस्ट देखोगे तो उसके अंदर MCV वगैरह बहुत आप लोगों को मिल जाता है। फिर नेक्स्ट देखिए सीरम आयरन चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं, सीरम आयरन। फिर आप लोगों ने फॉर एग्जांपल यहाँ पे सीरम फेराटिन चेक करना है। क्या चेक करना है, सीरम फेराटिन। फिर नेक्स्ट देखिए ट्रांसफरिन लेवल या TIBC। क्या चेक करते हैं, TIBC स्टैंड फॉर टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। आप लोग बिलीव करें कि अगर प्लेब के क्वेश्चन आप लोग हेमाटोलॉजी को उठाए ना, इससे आउट कोई क्वेश्चन नहीं होगा। अगर आप लोग सही ग्रिप करें, क्वेश्चन यही आते हैं चाहे NAB से NAB हो, आप लोग को इस पर ग्रिप आना चाहिए, ठीक है। और मैं समझाऊंगा तो लेब आप लोगों ने उस तरह याद रखना है। और आखिर में एक चीज देखिए, परसेंट सेचुरेशन। क्या लिखना है, परसेंट सेचुरेशन लिखना है। ओके जी, अब यहाँ पे एक दो तीन चीजें क्लियर करते हैं। फिजियोलॉजी के अंदर मैंने आप लोगों को बताया फिजियो भी है, तो NAB एग्जाम के अंदर इसके टच है, ये फिजियोलॉजी है सारा। अब देखें एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए, प्लीज इधर फोकस करें, हंसा नहीं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज ब्लड वेसल। ये क्या है, ब्लड वेसल है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी ब्लड वेसल ले लें, इसके अंदर ब्लड फ्लो कर रही है। अब इस ब्लड वेसल के अंदर मैंने फॉर एग्जाम्पल क्या चीज रखी है, आयरन। ये क्या है, आयरन। ये फ्री है क्या अटैच है, ये फ्री है, इसके साथ कोई चीज अटैच है नहीं है, दैट इज फ्री आयरन। एग्जाम में याद रखें, फ्री आयरन इन द ब्लड इज ऑलवेज टॉक्सिक, याद रखें, ठीक है। अगर आयरन ब्लड के अंदर क्या हो जाए, फ्री, दैट इज टॉक्सिक फॉर द बॉडी, बट आयरन इन अटैच फॉर्म इज नॉन टॉक्सिक। इसका मतलब जो आयरन ब्लड के अंदर होगा बायोलॉजिकली, ये फ्री होगा कि अटैच होगा, अटैच होगा, क्योंकि फ्री आयरन टॉक्सिक है। अब इधर देखिए, इस आयरन को ब्लड के अंदर हमने कैरी करना है, और इसको जनाब पहुंचाना है कहाँ तक, बोन मेरो, क्योंकि हीमोग्लोबिन कहाँ पे बनती है, बोन मेरो। या इसको हमने पहुंचाना है एडिपोज टिश्यूज तक, जिसमें फैट भी स्टोर होते हैं और आयरन भी स्टोर होता है। Adipose tissues are those tissues in the body which store fat as well as iron. प्लीज इधर आप लोगों की फोकस चाहिए। एक चीज समझोगे, आगे पूरी एनीमिया समझोगे, ठीक है। अगर ब्लड के अंदर आयरन अकेला हो, दैट इज नॉट गुड फॉर द बॉडी।
इट शुड बी अटैच। क्लियर है? आयरन अगर हमें चाहिए कि हम उसको यूज करें तो कहाँ खोल देना है? बोन मेरो। और बोन मेरो आयरन से क्या बनाएगी? हीमोग्लोबिन। और एक हीमोग्लोबिन आरबीसी में पैक करके ये लंग से ऑक्सीजन को कैरी करेगी। क्लियर है? लेकिन अगर हीमोग्लोबिन के लिए आयरन पहले से अवेलेबल है तो फिर इसको स्टोर करना चाहिए। स्टोर कहाँ पे करना है? एडिपोज टिश्यू। इसका मतलब ये इसकी यूज साइट है, इसकी स्टोरेज साइट है। क्लियर है? अब देखें, अब इस आयरन को हमने अकेले यहाँ तक लेके आना है या इसके साथ कोई प्रोटीन मिलेगा? प्रोटीन, इसको हम कहेंगे कैरियर प्रोटीन। क्या कहेंगे? कैरियर प्रोटीन। अब प्रोटीन विच शुड कैरी द iron in blood and reach to the bone marrow. That carrier protein is called transferrin. इसका नाम क्या है? Transferrin. ये physiology का question है. Which of the following protein in the blood will carry iron? Answer is transferrin. देखिए, it will transferrin can transfer the iron. आयरन को क्या करता है? ट्रांसफर करता है। अब देखिए, अगर हम आयरन को बोन मेरो की बजाय कहाँ पे ले आए तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्टोर। जब ये बहुत ज्यादा स्टोर हो जाएगा तो उसकी स्टोरेज को हम क्या कहते हैं? फेरेटिन। इसको क्या कहते हैं? फेरेटिन। अनदर एमसीक्यूज ऑफ फिजियोलॉजी। अब देखिए, आयरन को ब्लड के अंदर कैरी करना इट इज द फंक्शन ऑफ ट्रांसफरेंस, लेकिन एडिपोज टिश्यू के अंदर आयरन की स्टोरेज फॉर्म को क्या कहते हैं? फेरेटिन कहते हैं। क्लियर है? इसकी मिसाल ग्लूकोज है। ग्लूकोज अकेला है तो ठीक है, लीवर में जाकर स्टोर होगा तो ग्लाइकोज बन जाएगा। क्लियर है? तो आयरन को स्टोर करके क्या बन जाता है? फेरेटिन बन जाता है। अब प्लीज देखिए, अब यहाँ पे अगर ये फॉर एग्जांपल ये ट्रांसफरेंट है, ये क्या है? ये गाड़ी की तरह है, इसने मुसाफिर लेके जाना ना, और यहाँ की जो पैसेंजर है वो आयरन है। प्लीज इधर फोकस करें। मैं कहता हूँ अगर एक ट्रांसफरेंट के अंदर 4 सीटें हैं, इस गाड़ी में कितनी सीटें हैं? 4 पे 4 पैसेंजर लेके जाएगा ना। अब इसकी जो इसमें मजीद पैसेंजर आ सकते हैं अभी नहीं। हम कहते हैं कि ट्रांसफरेंट इज 100% सेचुरेट। ये क्या हो चुका है? 100% सेचुरेट। सेचुरेट मीन इस जो सीटें है वो आयरन ने फिल की है। क्लियर है? अब इधर देखिए, अब यहाँ पे अगर इस गाड़ी को हम इस तरह करें, एक मुसाफिर स्टॉप पे उतर जाए, अब ये कितना परसेंट सेचुरेट है? 75। कितने लोग बैठे हैं इसमें? 3। कितने बैठने की जगह है? 1। हम कहते हैं कि टोटल 4 बैठ सकते हैं, 3 इसमें ऑलरेडी बैठे हुए हैं, तो मजीद कितने आ सकते हैं? तो 75% इज सेचुरेट, 25% इज अनसेचुरेट है। क्लियर है? अब इधर देखिए, अब यहाँ पे ये कितना है? 50। अब इधर देखिए, इस ट्रांसफरिंग की मजीद आयरन लेने की एबिलिटी है कि नहीं? कितना परसेंट? 50। इसको कहते हैं टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। क्या कहते हैं? टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। इधर देखिए, मैंने आयरन यहाँ पे बैठा दिया कितने? 4। इसकी मजीद आयरन लेने की एबिलिटी है, जिसकी TIBC 0 है क्योंकि 100% सेचुरेट है। अब समझ गए कि नहीं? अब इसका मतलब ये है, प्लीज इधर फोकस करें, हम कौन सी रीडिंग पढ़ रहे हैं? आयरन डेफिशिएंसी। या तो आयरन डेफिशिएंसी क्यों हुई है, या तो डाइट में बंदा नहीं ले रहा, या फीमेल प्रेगनेंसी में है तो उसकी डिमांड ज्यादा है, वो नहीं ले सकती, बाहर से नहीं ले रही, या फीमेल विलेज में रहती है उसको नॉलेज नहीं है। ठीक है ना? इस तरह बहुत सी फीमेल होती है जो विलेजेस रिमोट एरियाज के अंदर रहती है, उनको तो नहीं पता होता कि हमने आयरन कितने लेने हैं, फोलिक एसिड कितने लेने हैं। ठीक है ना? एक्चुअली उन फीमेल्स के अंदर आयरन की क्या हो जाती है? डेफिशिएंसी। अब देखिए, प्लीज सुन ले, जब आयरन की डेफिशिएंसी है तो सीरम आयरन भी ज्यादा होगा कि कम? डिक्रीज। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, तो आयरन पहले से कम है तो सीरम में आयरन क्या होगी? कम होगी। जब सीरम में नहीं है तो स्टोरेज हो सकती है। देखिए, जब इंसान की फॉर एग्जाम्पल आप यूज में 2 रुपए हो, ठीक है, और आपको फॉर एग्जाम्पल 5 मिल गए तो 3 आप स्टोर कर देते हैं ना। स्टोरेज तब होती है जब आपकी यूज फुलफिल हो जाती है। इस तरह है कि नहीं? लेकिन जब यूज नहीं है तो स्टोरेज हो सकती है नहीं, तो सीरम फेरेटिन भी क्या होगा? डिक्रीज। फेरेटिन इज द स्टोरेज फॉर्म, ये भी कम होगा। अब इधर प्लीज सुन ले, अब यहाँ पे जो गाड़ी है, इधर देखिए ट्रांसपेरेंट गाड़ी है, आयरन है कि नहीं है? नहीं है, तो परसेंट सेचुरेशन ज्यादा के कम? हाँ, आयरन का ट्रांसपेरेंट पे बैठ जाना इज कॉल्ड परसेंट सेचुरेशन, तो वो ज्यादा होगी कि कम? कम होगी। इसलिए कम होगी कि पैसेंजर नहीं है, आयरन नहीं है, तो सेचुरेशन भी कम होगी। अब गाड़ी फुल है कि खाली है? खाली है, तो मजीद आयरन लेने की एबिलिटी ज्यादा होगी कि कम? तो TIBC MCQs आते हैं, एवरीथिंग विल डिक्रीज इन आयरन डेफिशिएंसी एक्सेप्ट TIBC। क्लियर है कि नहीं? ये TIBC इसलिए ज्यादा है
कि आयरन बाइंडिंग कैपेबिलिटी ज्यादा है क्योंकि ट्रांसपेरेंट खाली है, वो खाली है तो वो चाहता है कि मैं मजीद आयरन ले लूं, लेकिन आयरन अवेलेबिलिटी नहीं है। बात समझ गए क्या? नहीं, एवरीथिंग इज डिक्रीज एक्सेप्ट TIBC विच इज इंक्रीज। बात समझ गए क्या? नहीं, इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ देगा बस अभी से। कोई भी सिंगल बंदा जिसको समझ नहीं आई हो इसकी पूछ दे। ओके, ट्रांसपेरेंट का काम क्या था? आयरन को कैरी करना। ट्रांसपेरेंट का काम आयरन को, बिकॉज इट इज आयरन कैरिंग प्रोटीन। अब इस ट्रांसपेरेंट के साथ 4 आयरन फॉर एग्जांपल लग सकती है, तो ये मजीद ले सकता है? नहीं। अब देखें, आयरन का ट्रांसपेरेंट पे अटैच होना इस परसेंट सेचुरेशन, अगर ये 100% सेचुरेट है तो ये मजीद ले सकेगा, तो उसकी टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेबिलिटी कम हो जाती है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ आयरन डेफिशिएंसी है, आयरन है नहीं, इसका मतलब परसेंट सेचुरेशन क्या होगा? कम, लेकिन इसका आयरन लेने का एबिलिटी क्या है? ज्यादा, इसके TIBC ज्यादा होता है। क्लियर है? So this what the clinical lab investigation you will do for iron deficiency anemia. क्लियर है? अब इसके बाद एक ट्रीटमेंट, इसके हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे? तो 2 मिनट बस, ठीक है ना, मुझे पता है 2 मिनट। ट्रीटमेंट में लेके, अगर फॉर एग्जांपल चिल्ड्रन है, हाँ जी चिल्ड्रन, अगर क्या है? चिल्ड्रन है, तो पोलीमाल्ट सिरप लिखना है, पोलीमाल्ट सिरप, ठीक है, सिरप पोलीमाल्ट, इसको पोलीमाल्टो सिरप भी कहते हैं लोग, ठीक है ना। ओके, अगर फॉर एग्जांपल एडल्ट की हम बात करें, ठीक है, एडल्ट, तो फेरस सल्फेट सिरप क्या देंगे? फेरस सल्फेट, और इसकी गोली भी होती है, टैबलेट, लेकिन फेरिक सल्फेट नहीं देते क्योंकि Fe+3 है, हम क्या देंगे? Fe+2 फेरस सल्फेट, ठीक है। हाँ, ओके, जो डाइट है वो तो आपने लेना है, अनार है तो उसके अंदर आयरन बिल्कुल है, ठीक है, फ्रूट है, ठीक है, बहुत सी चीजें हैं जिसमें आयरन है, उसको कहते हैं डाइटरी इंटेक, वो तो आपने बढ़ाना है। लेकिन जो डाइट है उससे आयरन की जो इंक्रीज है वो बहुत स्लोली होती है, तो हमने मेडिसिन भी ऐड करने हैं, हम मेडिसिन की बात कर रहे हैं, ठीक है, मेडिकल ट्रीटमेंट, या मतलब ये है कि बहुत सी, इस तरह रेबिटाल गोली के नाम से आता है, सर्बेक्जेट का नाम सुना है, ये गोलियां, ये सारी की सारी आयरन कंटेंट होती है, मतलब जिस चीज के अंदर आयरन है आप लोगों ने बायोसेल सप्लीमेंट लेने। और नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप पे ट्रीट द कास्ट, हम किसको ट्रीट करेंगे? कास्ट को। इसका मतलब ये है अगर पैरासिटिक इन्फेक्शन है तो एंटी पैरासिटिक देंगे, अगर किसी का GI ब्लीड है, एंडोस्कोपी के अल्सर है तो उसको ठीक करेंगे। जब तक हम कास्ट को ठीक ना करें तब तक पेशेंट की प्रॉपर हीलिंग पॉसिबल नहीं है। अगर प्रेग्नेंट फीमेल है तो उसकी डिमांड को हम क्या करेंगे? सप्लाई और डिमांड को बैलेंस करेंगे, उसको हम बताएंगे कि आप बाहर से आयरन लेना शुरू करें। एक्चुअली डिपेंडिंग अपॉन द काज हम उसकी मजीद डेफिनेटिव ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं, ठीक है। दिस व्हाट ऑल अबाउट द आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो पहले को नहीं क्या वाला पिक्चर फिर आप शेयर करें ग्रुप में, ठीक है, उसमें आप लोग देखेंगे तो स्पून शेप नेल आएंगे, नेल से रिलेटेड हमने मजीद कुछ पैथोलॉजीज पढ़नी है ताकि फिर आप लोग डिफरेंशिएट कर सकें, ठीक है। कल इंशाल्लाह इसके सामने फिर मजीद एनीमिया हम डिस्कस करेंगे। सी यू टुमारो ऑन 9:30। ओके, बात सुने, लास्ट अकॉर्डिंग टू हेम कि जो लोग हिली एरियाज में रहते हैं उसकी HB लेवल क्यों ज्यादा होता है, ये हमने उस दिन बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि हाई लेवल पे, हाई एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन की लेवल क्या होती है? किडनी सेंस करके एरिथ्रोपोइटिन रिलीज करती है। एरिथ्रोपोइटिन एक प्रोटीन है जो कहां से आती है? किडनी से, और ये तब आती है जब बंदा ऊपर रहता है और ऑक्सीजन की लेवल क्या हो? कम। और जो एरिथ्रोपोइटिन है वो बोन मेरो में जाकर RBC लेवल को क्या करती है? इंक्रीज। जब RBC ज्यादा होगी तो HB भी ज्यादा होगी। ये इसलिए ज्यादा होती है ताकि वो ज्यादा ऑक्सीजन ले ले लंग से और टिश्यू को दे दे ताकि ऑक्सीजन की कमी को पूरा कर सके। क्लियर है? तो हाई एल्टीट्यूड पे जो लोग रहते हैं उसको हाइपोक्सिया होता है, ऑक्सीजन की लेवल कम। इट इज सेंस्ड बाय द किडनी टू रिलीज एरिथ्रोपोइटिन एंड एरिथ्रोपोइटिन स्टिमुलेट बोन मेरो एंड इंक्रीज RBC प्रोडक्शन। क्लियर है? ओके, सी यू टुमारो 9:30। हाँ, आप मुझे मिस करें, मैंने अब्दुल्ला को बताया